तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर आपको रिजल्ट्स याद थे तो इस पेपर में आई थिंक आप 90% प्रॉब्लम तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। तो देखो ग्रेविटेशन का ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। ये बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी हाइट h पे और किसी डेप्थ अल्फा h पे वो सेम है। तो अगर हाइट के साथ में वेरिएशन लिखता g, हाइट के साथ gh इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h बाई आर होगा। और इसमें एक अजम्पशन उन्होंने दिया था कि h जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है r के कंपैरिजन में, या बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, ये बोलना ज्यादा सही है। तो h की वैल्यू कैपिटल R से बहुत कम रख लो। gh की वैल्यू होगी g ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई आर। और डेप्थ के साथ हम g कैसे लिखते हैं, g विथ डेप्थ इक्वल्स टू g 1 माइनस d बाई आर। d की जगह मैं अल्फा h ले लेता हूं बाई आर। यहाँ पे कोई 2 का फैक्टर नहीं होता। यहाँ पे जब हम अजम्पशन लेते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, वहां पे 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो अल्फा इंटू एच की वैल्यू 2 इंटू एच के बराबर आएगी। अगर अल्फा एच 2h के बराबर है तो अल्फा विल कम आउट टू बी 2। तो देखते हैं अल्फा 2 किस ऑप्शन में दिया है, सेकेंड वाले में दिया है। तो सेकेंड आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये जो प्रॉब्लम था ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपसे जरूर बनना चाहिए था। तो जो भी अच्छा बच्चा है जो रिवाइज करके गया था, फॉर्मूले उसने याद किए थे, उसका आई डोंट थिंक कि वो गलत हुआ होगा। अगला प्रॉब्लम वापस, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये वापस स्क्रू गेज का आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, पिच पता होना चाहिए, फिर रीडिंग कैसे लिखते हैं ये भी हमें देखना है। तो इसमें आप देखो पिच ऑफ द स्क्रू गेज वो 0.5 mm गिवन है, ये पिच की वैल्यू गिवन है। देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन का मतलब है कि जब हम एक राउंड फुल घुमाते हैं यानी 50 डिवीजन घूम जाता है तो वो एक मेन स्केल डिवीजन आगे चला जाएगा। तो वो कितना आगे गया, 0.5 विच इज पिच। अब यहाँ पे और क्या गिवन है देखते हैं। तो उसमें एक नेगेटिव 0 एरर है यानी माइनस 0.03 mm का एक एरर है। अब बोला कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर को हमने टाइटली फिट किया बिटवीन इट्स जॉस, तो आपसे ये पूछ रहा है कि मेन स्केल रीडिंग अगर 2.5 mm है और 45th जो है मार्क सर्कुलर स्केल में वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, तो पूछा है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर विल बी व्हाट। तो जो सिलेंडर है उसका डायमीटर क्या होगा ये हमें बताना है। तो आपको कुछ चीजें उन्होंने ऑलरेडी दे रखी हैं, जैसे आपको ये पता है कि 2.5 mm मेन स्केल रीडिंग है। अगर मुझे सर्कुलर स्केल रीडिंग भी मिल जाए और उसमें मैं 0 एरर एडजस्ट कर लूं, सो आई विल गेट माय रीडिंग। तो बच्चों हम मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और 0 एरर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव 0 एरर आएगा तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे करें, मेन स्केल रीडिंग गिवन है 2.5 mm, हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालनी है। सर्कुलर स्केल रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, तो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 45th। हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट हम निकालते हैं LC यानी लीस्ट काउंट। इट विल बी पिच विच इज 0.5 mm अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल जो 50 गिवन है, 50 डिविजन्स। तो आप 50 से डिवाइड कर दो, ये आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल गई विच इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, या आप इसको 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 mm लिख सकते हो। 50 से 50 कट जाएगा तो ये आएगा 10 रेज टू द पावर -2 mm, 10 रेज टू द पावर -2 mm ये आ गया। अब लीस्ट काउंट पता है और आपको पता है कि 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी 45 इंटू लीस्ट काउंट विच इज 10 रेज टू द पावर -2 इन mm। मेन स्केल रीडिंग गिवन है कितनी, 2.5 mm, और सर्कुल और 0 एरर की वैल्यू बच्चों गिवन है -0.03। तो वैल्यू आप नेगेटिव के साथ रख दोगे, -0.03 mm। कितना सिंपल था, ये सारी वैल्यूज रखो। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट दिस आंसर यानी 2.98 mm। ये आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगा हो, आदत नहीं होती, कई बार हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का पार्ट छोड़ देते हैं, तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगाओ। बट जिन्होंने अगर फॉर्मूला वगैरह याद कर रखा है इंस्ट्रूमेंट का कि ये लिस्ट काउंट ऐसे लिखते हैं, रीडिंग ऐसे लिखते हैं, तो उनके लिए ये भी ईजी होगा। बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट से टफ साइड में
रखूंगा इस प्रॉब्लम को। सो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 2.98, आपको वैल्यूज रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। हम मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों आपको गिवन है एक स्फेयर का जिसका रेडियस कैपिटल आर है और वो वेरिएशन ऐसे दिया है, तो रो इक्वल्स टू रो नॉट 3/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है। और जैसे ही स्मॉल आर बड़ा हो जाता है, हम बाहर चले जाते हैं, तो रो की वैल्यू 0 हो गई, यानी बाहर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है। अब अगर कोई बाहर चार्ज डेंसिटी नहीं है तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? तो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या पूछा है? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो ये स्मॉल r है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द स्फीयर है, कैपिटल R बच्चों रेडियस है, तो ये यहाँ पे स्मॉल r में ले लेता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सिंपल सिर्फ ये निकाल लेना चाहिए कि स्मॉल r में कितना चार्ज है। तो मान लो मैंने एक शेल इमेजिन किया dx थिकनेस का, और उसमें ये शेल आपको थोड़ा मोटा लग रहा होगा, शेल थोड़ा मोटा हो गया है, और सेंटर से हम r डिस्टेंस पे dx का एक अज्यूम करते हैं और उस पे dq लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मैंने dx थिकनेस का एक शेल ले लिया और ये सेंटर से x मान लो या r पे मान लो इतने दूर गए, और अब मैं इस पे चार्ज लिख रहा हूँ शेल पे। शेल पे चार्ज कैसे लिखते हैं? अगर आपको रो पता है और शेल का वॉल्यूम पता है विच इज 4 पाई x स्क्वायर dx, अगर आपने x माना है, अगर आपने स्मॉल r माना है तो आप स्मॉल r भी ले सकते हो, रो इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर dr। तो डिपेंड्स कि आपने क्या माना है, आप लिमिट r पे रख रहे हो तो आप x के टर्म्स में भी मान सकते हो। दिस विल गिव यू dq, आप dq ऐसे लिखते हो। एक बार चार्ज आपको मिल गया, आप इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकाल लो तो आप सीधे kq बाई r स्क्वायर कर सकते हो। तो मेरा जो फोकस है वो ये है कि मैं इतने तक स्मॉल r के अंदर सेंटर से पूरा चार्ज निकाल लूं। तो मैं कहां पे चार्ज निकालने में इंटरेस्टेड हूं? पूरा, ये पूरा चार्ज बच्चों में निकालना चाहता हूं, कितना है। तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dq को, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू 0 से स्मॉल r तक रख देंगे, ये मुझे q मिल जाएगा इन। q इन का मतलब स्मॉल r के अंदर कितना चार्ज है। तो वो हम कैसे करेंगे? वी विल इंटीग्रेट इट। कितना सिंपल है, हम इंटीग्रेट कैसे कर लेंगे इस फंक्शन को? रो का फंक्शन रख दो, रो है रो नॉट 3/4 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, और वहां पे हम स्मॉल r को x मान लेंगे, ये वेरिएबल है, और ये 4 पाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कुछ चीजें कांस्टेंट आएगी, मैं बाहर ले जा रहा हूँ, 4 पाई कांस्टेंट आएगा, ये रो नॉट कांस्टेंट आएगा, इसको बाहर कर देते हैं, 4 पाई रो नॉट को बाहर ले जाओ। अब क्या बचा? x स्क्वायर dx, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 पे, तो एक तो ये आ गया 3/4 x स्क्वायर dx, इसको अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, अभी मैं लिख देता हूं। दूसरा है माइनस, ये x बाई कैपिटल R है और यहां पे मुझे x स्क्वायर dx मल्टीप्लाई करना है, x और x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों x क्यूब, और एक नीचे कैपिटल R आएगा और यहाँ पे dx, इसको मैं अलग से इंटीग्रेट कर दूंगा, या मैं ओवरऑल इंटीग्रेशन साइन यहां लगा देता हूं। दोनों को आप अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हो। x की लिमिट रखेंगे 0 से r, ये जब सॉल्व करोगे यू विल गेट q इनसाइड। अंदर वाला चार्ज अगर मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू q इनसाइड, जितना भी आपने निकाला है kq बाई r स्क्वायर। आप q इंटीग्रेट करके निकालोगे, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3, और x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू द पावर 4/4। लिमिट आपको 0 से r रखनी है, वो आप रखो, और फिर k q बाई r स्क्वायर, एक बार ये निकल गया, k बाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ये वैल्यू रख दोगे सो यू विल गेट ऑप्शन 2 एज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज रो बाई एप्सिलॉन नॉट r/4 माइनस r स्क्वायर बाई 4 कैपिटल R। तो ये करेक्ट आंसर है। इस प्रॉब्लम को मैं जरूर डिफिकल्ट साइड में रखूंगा। तो एक दो प्रॉब्लम ऐसी थी कि आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन है बहुत आसान, बट वो सोचना कि हम एलिमेंट लें, अंदर का चार्ज निकाल लें, वो चैलेंजिंग है उन थोड़े से टाइम में जब आप पेपर दे रहे होगे। फिजिक्स के लिए एक लिमिटेड टाइम दे रहे होगे, 1 घंटा या 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट, जो भी आपने टाइम अपने दिमाग में बैठा रखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन में इतना टाइम देना इसको चैलेंजिंग बनाता है। तो मैं इसको ज़रूर डिफिकल्ट साइड पे रखूँगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है।
तो एक बॉल को ऊपर फेंका विथ सर्टेन वेलोसिटी और वो h हाइट पहुंच जाती है। आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h/3 इन बोथ द डायरेक्शन। ये भी मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि कुछ लोगों को चमकेगा नहीं कि करना क्या है। तो बच्चों है क्या कि एक बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाके वो नीचे आती है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि उसकी मैक्सिमम हाइट अगर h है, आप कुछ भी मान सकते हो, तो ये h अगर है, स्मॉल h या कैपिटल H कुछ भी आप ले लो, तो u से आपने फेंका तो ये फाइनली u से ही नीचे गिरेगी बॉल। u से फेंका, ये फाइनली इट विल कम डाउन विद स्पीड u। अब मैक्सिमम हाइट h है, तो एक तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो u²/2g है वो h है। अगर मैंने u स्पीड से फेंका तो u कभी लिखना होगा h के टर्म्स में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कभी h/3 पे वो बच्चों यहां भी होगा, ये वाला टाइम जो है मैं मान लेता हूं कि ये h/3 की हाइट है, तो अगर टोटल हाइट h है तो ये वाला मैं h/3 ले लेता हूं। h/3 पे एक बार यहां है, एग्जैक्टली इसी के सामने जो डायग्राम है यहां पे भी वो h/3 के ही हाइट पे है। तो एक बार ऊपर जाते वक्त ये टाइम आएगा t1 और फिर ये घूम के यहां से आएगा तो यहां वापस आएगा, ये वाला टाइम होगा t2 और ये टोटल से टाइम हम ले रहे हैं, 0 टाइम से यहां आने का t1 और 0 टाइम से वहां जाने का t2 और मुझे t1 और t2 का रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप इसका नेक्स्ट हाफ देखो तो h हाइट गिरने में जो टाइम उसको लगेगा, मतलब अगर ये यहां से रिलीज करता, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी विल बी 0, तो इतना पूरा टाइम इज गोइंग टू बी √2h/g, √2h/g, इतना पूरा टाइम। और अगर ये h/3 है तो बच्चों ये 2h/3 होगा। अगर ये h/3 है, टोटल h है, तो ऊपर वाला 2h/3 होगा। तो इतना सिर्फ टाइम कितना होगा? इतना सिर्फ अगर हम टाइम देखें तो h की जगह 2h/3 आ गया, तो √2 टाइम्स 2h/3/g, ये इतना टाइम आ गया। तो अगर मैं सोचो इस वाले टाइम जो कि इसके बराबर है, इसमें ये वाला टाइम ऐड कर दूंगा तो वो बड़ा टाइम आएगा। ये वाला टाइम जो यहां से यहां गिरने का है वो यहां से ऊपर जाने का भी है, और ये वाला टाइम हमने अलग से निकाल लिया, 2h/3 नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो आई विल गेट t2, मतलब यहां से पूरा यहां गया √2h/g, फिर यहां आ गया प्लस 2 टाइम्स 2h/3/g का रूट। ऐसे ही अगर मुझे t1 निकालना है तो इस टोटल टाइम में इतना वाला टाइम माइनस कर दो तो आपको t1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो t1 मैं यहीं पे लिख देता हूं, t1 इक्वल्स टू √2h/g माइनस 2 टाइम्स 2h/3/g। तो डिफरेंस ले लेंगे तो t1 आ गया। t2/t1 का रेशियो बच्चों हमें निकालना है। सो जब आप t1/t2 या t2/t1 निकालोगे, अगर आपने बड़ा टाइम अपॉन छोटा किया है तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और अगर t1/t2 पूछा होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों ने जो बताया उसके हिसाब से कि मैं छोटा वाला टाइम और ऊपर बड़ा, नीचे बड़ा वाला टाइम अगर रख दूं तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विच इज √3 माइनस 2 अपॉन √3 प्लस 2। तो ये इसका आंसर है। अगर एग्जाम में आपको इसका उल्टा दिख रहा था और सिर्फ वही ऑप्शन √3 √2 में बन रहा था तो इसका मतलब उन्होंने t2/t1 पूछा है। तो ये आप बच्चों से जो पूछा, जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से ये लिखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और था, पहले मतलब इसका उल्टा ही ऑप्शन था बाकी कुछ नहीं था, तो इसका मतलब उन्होंने t2/t1 पूछा है, तो वो आपको समझना था। तो ऐसे हम अप्रोच करेंगे। बहुत इजी प्रॉब्लम था इन टर्म्स के। अगर आपको थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स में मजा आता है, आप फील कर सकते हो कि कैसे टाइम हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऊपर जाने का नीचे जाने का टाइम होगा, तो वो प्रॉब्लम इजी था। और अगर आपको वो नहीं है तो इस प्रॉब्लम में कैलकुलेशन है, इट विल मेक इट चैलेंजिंग, और उन्हीं बच्चों को ये प्रॉब्लम मॉडरेट से डिफिकल्ट भी लगता। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखो बच्चों, गामा की वैल्यू गिवन है 7/5, तो एक आइडियल गैस है और उसका एडियाबेटिक कोफिशिएंट आपको दिया है 7/5, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई। इफ द रेशियो ऑफ फाइनल डेंसिटी टू द इनिशियल डेंसिटी इज रो फाइनल बाई रो इनिशियल, तो रो का डेंसिटी गिवन है वो 32:1 है। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल टेम्परेचर।
सो जो T फाइनल है और T इनिशियल है उसका क्या रेशियो होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है अगेन इसको मैं मॉडरेट प्रॉब्लम बोलूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब PV रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन देखूं तो P इंटू V बराबर nRT होता है, n कांस्टेंट है, मोल मास भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है कैपिटल R। तो अगर आप देखो मैं P को टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में करता तो मैं लिख सकता हूं P को T अपॉन V जैसा। तो ये जो रिलेशन है ये ऐसा बन जाएगा कि अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस विल गिव P की जगह T अपॉन V, तो T का पावर 1 आ जाएगा और V डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो P V रेज टू द पावर गामा को हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक रिलेशन आ गया। अब देखो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, T2 बाई T1 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा V1 बाई V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। अब अगर मास कांस्टेंट है गैस का, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो मास एक फिक्स्ड मास होगा। तो वॉल्यूम का जो V1 बाई V2 है उसको हम डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। V1 बाई V2 जो होगा वो हो जाएगा ρ2 बाई ρ1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। क्यों? क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम ये डेंसिटी है। तो वॉल्यूम और रो में अगर आप रिलेशन देखो, मास तो कांस्टेंट है तो इनवर्स रिलेशन है। तो जो रेशियो V1 बाई V2 है रो के टर्म्स में वो उल्टा हो गया, ρ2 बाई ρ1। अब ρ2 बाई ρ1 की पावर गामा माइनस 1 ये है आपका T2 बाई T1। तो अगर मुझे T फाइनल बाई T इनिशियल निकालना है तो मुझे रो फाइनल बाई रो इनिशियल की पावर गामा माइनस 1 लिखनी है। रो फाइनल बाई रो इनिशियल 32 बाई 1 है तो यहाँ पे आप 32 डाल दो। गामा है 7 बाई 5 तो 7 बाई 5 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 2 बाई 5। तो ये आ जाएगा 32 रेज टू द पावर 2 बाई 5। ये 2 की पावर 5 लिखा है, फिफ्थ रूट से कट जाएगा, 2 का आप स्क्वायर करोगे यू विल गेट 4। 4 किस ऑप्शन में है? फर्स्ट। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो अगेन फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में दम नहीं है बट कैलकुलेशन है इतनी सारी। तो बाकी जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के उसको अगर मैं इजी मान रहा हूं तो इसको भी मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही डालूंगा। तो अगर आपको कैलकुलेशन से डर लगता है तो इट विल बिकम चैलेंजिंग। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या पूछा है इसमें, 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ 3 मोल्स ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो एक तो मोनोएटॉमिक है और एक डायएटॉमिक गैस है। मिक्स किया है मोनोएटॉमिक का 1 मोल और डायएटॉमिक का 3 मोल। इफ CV मिक्सचर इज अल्फा स्क्वायर R by 4 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अगर CV मिक्सचर आपका अल्फा स्क्वायर इंटू R by 4 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। कैसा प्रॉब्लम है? मेरे लिए इजी है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है और ये फॉर्मूला भी सबको याद होना चाहिए। N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2 ये आपको CV मिक्सचर देगा। N1 मतलब 1 मोल, CV होता है RF बाई 2 तो R इंटू 3 बाई 2 ये मोनोएटॉमिक के लिए, प्लस N2 यानी 3 मोल्स डायएटॉमिक के लिए RF बाई 2 अपॉन N1 प्लस N2 मतलब 1 प्लस 3 यानी 4 मोल्स। तो ये आ जाएगा CV मिक्सचर। दिस इज CV मिक्सचर। अब जरा देखो इसको, आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये 15 बाई 2 है, ये 3 बाई 2 है यानी 18 बाई 2। 18 बाई 2 ये आपका आ जाएगा 9R बाई 4। तो सॉल्व करने पे इसको मैं 9R बाई 4 लिखूंगा जिसको मैं 3 का स्क्वायर इंटू R बाई 4 लिख सकता हूँ। बोलो अगर मैं कंपेयर करूँ इससे तो अल्फा की वैल्यू तुम्हें 3 दिख रही है क्या? क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज 9, अल्फा इज गोइंग टू बी 3। सेकेंड ऑप्शन में था, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये प्रॉब्लम भी इजी था बच्चों। अगले प्रॉब्लम में मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। इसको कैसे करेंगे? तो ये इंटरफेरेंस पे बेस्ड था। आपको 2 सोर्सेज गिवन है जिनकी इंटेंसिटी 4i और 9i है और किसी 2 पॉइंट पे एक जगह फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, डेल्टा फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, वहाँ पे इंटेंसिटी आएगी और वो इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी विच इज √I1 प्लस √I2 फॉर्मूला बेस, ये आपको आना चाहिए का होल स्क्वायर। और एक जगह अगर वो कहीं जा रहे हैं जहाँ पे फेज डिफरेंस पाई है, तो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ कि ऐसे गया और ऐसे गया,
यहाँ डेल्टा फाई की वैल्यू पाई है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है और उसका फॉर्मूला आएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। आपसे जनरली उनकी आदत है, बहुत बार उन्होंने पूछा I मैक्स बाई I मिनिमम, अभी उन्होंने डिफरेंस पूछा है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो मैं √I1 प्लस √I2 को सॉल्व करता, तो एक तो 4 का रूट बनेगा, एक 9 का रूट बनेगा, तो ये 2 + 3 स्क्वायर करेंगे, इट विल बिकम 5 का स्क्वायर यानी 25। सो I मैक्स की वैल्यू विल बिकम 25। I मिन वहां से अगर निकालते तो अगर 9 का रूट लोगे तो 3, 4 का रूट लोगे तो 2, 3 - 2 इज गोइंग टू बी 1, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 1। तो आपको जो I मिनिमम की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी I0। तो ये है बच्चों 25 I0 और ये होगा I0, या अगर I दिया है तो आप सिर्फ I लिख लो, I0 हटा दो। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 25I और I का डिफरेंस इज गोइंग टू बी 24I। अगर उन्होंने I0 दिया होगा एग्जाम में, कुछ लोग बोल रहे थे I0 है, तो आप उसको I0 कर देना, अगर I लिया है तो I रखना। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 24 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू, जो भी 4 और 9 के साथ है। तो किस ऑप्शन में है बच्चों 24 I0 या 24 I? सेकेंड ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, मूव करें अगले क्वेश्चन में। चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर क्या आया, 2 स्टेटमेंट है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो कंडक्टर होता है उसमें पोटेंशियल एट द सरफेस एंड द पोटेंशियल एट द इनर पार्ट ऑफ द मेटल इज सेम, कि जो सरफेस पे पोटेंशियल है वो अंदर पोटेंशियल के बराबर है। दूसरा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कंडक्टर है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, पोटेंशियल हर पॉइंट पे इक्वल होता है, और जो फील्ड होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब क्या जो पहला वाला स्टेटमेंट है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द पोटेंशियल एट द सरफेस एंड द पोटेंशियल एट द इनर पार्ट ऑफ द मेटल इज सेम। देखो ये सेम होता है, लेकिन उसका रीजन ये है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर मैं एक कंडक्टर बनाऊं ना, तो कंडक्टर में अंदर हर एक पॉइंट पे E0 है, इसलिए आप यहाँ 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 कहीं पे भी अगर पोटेंशियल देखोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, क्योंकि अंदर E0 है। अगर मैं ये क्वेश्चन, अगर उन्होंने ये पूछा हो स्टेटमेंट में कि सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, तो उसका रीजन मैं मान लूंगा सेकंड स्टेटमेंट कि फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है टू सरफेस। लेकिन अंदर फील्ड सरफेस के बराबर है, उसका रीजन है कि फील्ड अंदर 0 है, तभी अंदर वाला पोटेंशियल सरफेस वाले पोटेंशियल के बराबर होगा। तो थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को जिनसे हमने पूछा है, मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि अंदर और सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो सेम है, ऐसा पूछा था। अगर ऐसा है तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट रीजन नहीं है 2 वाला। करेक्ट रीजन है कि अंदर E की वैल्यू 0 होती है। अगर उन्होंने स्टेटमेंट ये पूछा होगा कि सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है या सेम है, तो उसका रीजन सेकंड स्टेटमेंट होगा कि फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो आपको जो मेमोरी बेस्ड है, जो बच्चों ने बताया उसके हिसाब से हमने आंसर मार्क किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पोजीशन और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो ये गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि उसकी स्पीड बताओ t = 4 पे। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? अगेन ये प्रॉब्लम इजी है, 2 तरीके हैं बच्चों। आप t - 4 का स्क्वायर कर दो और ये बन गया x। अब एक बार ये x आ गया तो dx/dt विल गिव यू v। इसका डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स t - 4 और ये आ जाएगा dx/dt। dx/dt का मतलब v। v अगर 4 सेकेंड में पूछेंगे तो t की वैल्यू 4 डाल दो, यू विल गेट 0। 0 आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा हम और कॉम्प्लिकेटेड करें या आप इसको कोई और एनालिसिस देना चाहते हो, तो ये कुछ है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो आप x = t - 4 का होल स्क्वायर, ये अगर आप कंपेयर करोगे तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसा केस आपको दिखेगा। x जो है वो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि t = √x + 4 है, आप dt करो 1/√x आए, और आप dx/dt 1/2√x मतलब dt/dt = √x का डेरिवेटिव 1/2√x और dx/dt आ जाएगा v और ये +4। अब आप t = 4 पे x की वैल्यू निकाल लो।
t इक्वल्स टू 4 पे x की वैल्यू जो है वो आप अगर निकाल पाओगे तो वहां पे हम रूट x में रख देंगे और वहां से dx बाई dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dx बाई dt हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 2 रूट एक्स। अब x की वैल्यू t इक्वल्स टू 4 पे 0 आ जाएगी, तो जैसे ही x 0 करोगे dx बाई dt की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी, यानी वेलोसिटी विल बी 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, शायद आपको डिफरेंशिएट करना आसान लगेगा, पर आप इस मेथड से भी कर सकते हो कि dx बाई dt वो हो गया 4 उधर चला गया, ये dt बाई dt 1 है तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3, फिर 2 रूट एक्स को इधर लेके चले गए। तो आपको t इक्वल्स टू 4 पे अगर रूट एक्स की वैल्यू पता है तो भी हम dx बाई dt निकाल लेंगे, विच विल कम आउट टू बी 0, तो dx बाई dt भी 0 हो जाएगा, यानी पार्टिकल ओरिजिन पे भी है और उसकी वेलोसिटी 0 भी है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला जो सवाल है ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u है, तो किसी एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम आता है, आई होप कि वो एंगल आपको पता होगा 45 डिग्री। फिर आपसे पूछा कि अगर उसी स्पीड से हम फेंक दें u से, तो एट विच एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल शुड वी थ्रो द बॉल टू अचीव द रेंज ऑफ r बाई 2, r मैक्स बाई 2, r मैक्स बाई 2। मुझे मैक्सिमम रेंज का हाफ रखना था, तो अगर आपको r मैक्स की वैल्यू पता है u स्क्वायर बाई जी, तो इसका हाफ होना चाहिए। तो किस एंगल से हम फेंकें ताकि r मैक्स का हाफ हो जाए? तो बच्चों बहुत इजी है, r मैक्स इज u स्क्वायर बाई जी, साइन 2 थीटा 1 हो जाता है, इसका हाफ मतलब ये रखना है, और ये अगर मैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से कंपेयर करूं तो तुम्हें साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ दिख रही होगी। अगर साइन 2 थीटा हाफ है तो 2 थीटा 30 डिग्री होगा। देखो दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब ऑप्शन में क्या मतलब आपको रखना है ये देखना पड़ेगा। एक तो 2 थीटा 30 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू 30 पे निकालोगे, इट इज गोइंग टू बी हाफ, और साइन 180 माइनस 30 यानी 150 पे भी साइन थीटा की वैल्यू इज गोइंग टू बी हाफ। तो दो एंगल पॉसिबल हैं। अगर आपके ऑप्शन में मैक्सिमम बच्चों ने बोला सर 15 डिग्री वाला था, तो 15 डिग्री वाले ऑप्शन के लिए 2 थीटा को हम 30 रखेंगे, थीटा इज गोइंग टू बी 15 डिग्री, ये आ जाएगा थीटा। लेकिन साइन 150 में भी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर आप देखोगे कि 2 थीटा की वैल्यू 150 है, तो थीटा की वैल्यू इज गोइंग टू बी 75। तो अगर 2 थीटा हम 150 डिग्री ले लें तो भी r बाई 2 आएगा, थीटा उस केस में 75 आएगा। तो अब ये देख लेना, दोनों ऑप्शन होंगे तो दोनों करेक्ट होगा, बट 15 और 75 में अगर कोई भी एक दिया है तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे फिजिक्स में इस स्लॉट में जिसमें आपको फॉर्मूला याद हो तो थोड़ी कैलकुलेशन करके आप रिजल्ट्स निकाल सकते हो। कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। ओवरऑल ये पेपर जो था वो बच्चों मॉडरेट टू इजी था। आई होप कि तुम सबने पेपर बहुत अच्छा किया हो। हम जब यहाँ बैठ के पेपर देखते हैं तो हमें तो इजी लगता है, बट फिर भी हम बच्चों से पूछ के उनका फीडबैक लेके ही इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट डिसाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर पेपर अच्छा नहीं गया हो और तुम्हारे पास 1 साल का और अटेम्प्ट बचा है तो बिल्कुल भी निराश मत होना, मेहनत करो, जम के मेहनत करो। जिन लोग का अच्छा गया वो एडवांस की तैयारी करें। उन सभी लोगों को मेरी तरफ से और पूरे रेजोनेंस की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।